नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत प्रयागराज से बड़ी खबर के साथ। अगले 2 दिनों के लिए प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बंद है। जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद की है। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद अब भी तनाव का माहौल है। पुलिस प्रयागराज पश्चिम इलाके में गश्त कर रही है। रह रहकर उड़ती अफवाहों में पुलिस भी हलकान। तो लगातार 2 दिनों तक का इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। प्रयागराज को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इसी के चलते प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क है। गश्त किया जा रहा है। रह रहकर उड़ती अफवाहों से पुलिस भी हलकान है पूरी तरीके से। 2 दिन के लिए प्रयागराज में आपको बता दें इंटरनेट सेवा बंद रहेगी ताकि किसी भी तरीके से अप्रिय घटना ना हो सके। तो जिला प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। 2 दिन तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद अभी भी तनाव का माहौल है। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से कल कसारी मसारी में अतीक और अशरफ को सुपुर्द खाक किया जा चुका है। बावजूद इसके माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और इसी के चलते किसी भी तरीके से उपद्रव हिंसा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन सतर्क है। तो देखिए, लगातार अतीक का कुनबा बुरे कामों का बुरा नतीजा हुआ है। शाइस्ता परवीन अतीक की पत्नी फरार और अतीक के कुनबे में बुरे काम का नतीजा, जहां उमर अतीक का बेटा है जो कि इस वक्त जेल में बंद है। अली अहमद अतीक का बेटा है जो कि जेल में है। तो पूरा परिवार कहीं ना कहीं बिखर चुका है अपराध के साए के चलते। तो वहीं अतीक के कुनबे में असद, जिसके एनकाउंटर में मौत हो गई है, एहजम अहमद जो कि बाल गृह में बंद है, और आबान अहमद वो भी बाल गृह में बंद है। तो 2 नाबालिग बेटे और इसी के साथ असद एनकाउंटर में ढेर और एक बेटा जेल में बंद है। अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 2 दिन तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी प्रयागराज में। कल शांतिपूर्ण तरीके से अतीक को और अशरफ को सुपुर्द खाक किया गया है, लेकिन इसके बाद भी तनाव का माहौल है। क्या इंतजाम प्रशासन के? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अतीक अशरफ की हत्याकांड के बाद लगातार प्रयागराज में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। उसके अलावा सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैल सके, उसको लेकर ये प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है ताकि जो है सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोग सक्रिय न हो सके। इसके अलावा बात करें अतीक और अशरफ के परिवार की, तो जिस तरीके से इससे पहले असद को इनकाउंटर में ढेर किया गया, अतीक अशरफ की हत्या हो गई, तो और शाइस्ता जो अभी भी फरार है। नाबालिग अतीक के जो 2 बेटे हैं वो बाल सुधार गृह में रखे गए हैं। उसके अलावा जो बड़े बेटे हैं उनको भी अलग अलग जेलों में रखा गया है। जिससे ये साफ हो जाता है कि अगर आप अपराध करते हैं तो अपराध पलट कर एक दिन कहीं ना कहीं आपके पास वापस लौटता है। ये वही अतीक है जिनका नाम सुनकर लोग कांप लिया करते थे और जिनका नाम सुनते ही लोग जो है रंगदारी और तमाम तरीके की घटनाएं अंजाम देते थे। लेकिन आज हासिल वही अतीक और अशरफ का हुआ है जो कहीं ना कहीं ये दूसरे लोगों के साथ करते थे। आज जब इनके ऊपर बात आई है तो कहीं ना कहीं इनका पूरा परिवार टूट गया है। उसके अलावा पूरे यूपी को अलर्ट पर रखा गया है। धारा 144 लगाई गई है और सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखने के निर्देश जारी हुए हैं। डीजीपी ऑफिस से मॉनिटरिंग की जा रही है कि जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे अकाउंट्स हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैला सकते हैं, उनको विशेष रूप से नजर रखी जा रही। जो हालांकि अभी तक 24 घंटे में कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी खबर उत्तर प्रदेश से नहीं आई है जहां पर कोई अफवाह फैलाना चाहता हो, माहौल खराब करना चाहता हो, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अफवाह और माहौल खराब करने वाले लोगों को तत्काल रूप से चिन्हित किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। फिलहाल प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कल शांतिपूर्ण ढंग से जो है अतीक और अशरफ को सुपुर्द खाक किया गया। आज की अगर हम बात करें तो आज भी इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। अभी सुबह का समय है और सुबह के समय भी इंटरनेट सेवाएं बंद है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और कोई चूक नहीं होना देना चाहता, क्योंकि इससे पहले प्रशासन की किरकिरी हो चुकी है। जिस तरीके से अतीक और अशरफ को पुलिस अभिरक्षा में मारा गया। हालांकि दूसरी ओर अगर हम बात करें तो अतीक के परिवार का कोई आदमी आज हाई कोर्ट जा सकता है, जहां पर
ये कहा जा सकता है कि पुलिस अभिरक्षा में किस तरीके से उनकी मौत हुई, क्योंकि लगातार अतीक खुद जेल से निकलने के दौरान कह रहा था कि उसकी उत्तर प्रदेश में हत्या कराई जा सकती है, और ठीक वैसा ही मामला निकलकर सामने आया। तो आज अतीक के बिल्कुल, परिवार देखिए से इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रयागराज से अगली खबर, अतीक अशरफ डबल मर्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। डीजी प्रशांत कुमार के बयान को आधार बनाकर याचिका दाखिल की गई है। अतीक अशरफ मामले की कोर्ट से जांच की मांग की गई है। यूपी में अब तक हुए एनकाउंटर की भी जांच की मांग की गई है। तो देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। जहां एक तरफ एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं अतीक और अशरफ की हत्या पुलिस की मौजूदगी में सवालों के घेरे में है। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए ये मांग की है कि इसकी हाई लेवल जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी मांग की गई है कि यूपी में अब तक का जितने एनकाउंटर हुए हैं उनकी भी जांच की जाए। तो अतीक अशरफ मर्डर के मामले में ये बड़ी जानकारी एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। डीजी प्रशांत कुमार के बयान को आधार बनाकर याचिका दाखिल की गई है, जहां अतीक अशरफ मामले की कोर्ट से जांच की मांग है और इसी के साथ यूपी में अब तक हुए एनकाउंटर की भी जांच की मांग है। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। तो लगातार बड़े सवाल जिस तरीके से एनकाउंटर पर खड़े हो रहे हैं, साथ ही साथ अतीक और अशरफ की हत्या वो भी पुलिस की मौजूदगी में, लगातार इस पर सवाल अपने आप में बने हुए हैं और इन्हीं सवालों को अब सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो डीजी के बयान को आधार बनाते हुए एडवोकेट की तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है कि यूपी में जितने एनकाउंटर हुए हैं उसकी जांच और साथ ही साथ अतीक और अशरफ की हत्या की जांच की जाए। तो इसको लेकर पहले से ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जांच कमेटी गठित कर दी गई है और वो कमेटी भी जांच करेगी, 2 महीने के अंदर अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपेगी इसको लेकर। साथ ही साथ अब क्योंकि एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता है और सुनवाई के दौरान क्या कहता है, ये 2 बड़े सवाल इससे जुड़े हुए बने रहेंगे। तो यूपी में अब तक हुए एनकाउंटरों की भी जांच की मांग की गई है एडवोकेट की तरफ से और साथ ही अतीक और अशरफ की जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में जब पुलिस मेडिकल कॉलेज ले जा रही थी, इस दौरान जिस तरीके से पत्रकार के भेस में आए 3 हमलावरों ने हत्या की अतीक और अशरफ की, जो कि कुख्यात अपराधी थे, उसको लेकर अब जांच की मांग की जा रही है। वाराणसी से अब खबर, G20 शिखर सम्मेलन की बैठक आज, मेहमानों के भव्य स्वागत के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी है। 17 से 19 अप्रैल तक चलेगी G20 शिखर सम्मेलन की बैठक। काशी में होगी G20 की 5 बैठकें। सम्मेलन की बैठक में कृषि वैज्ञानिक करेंगे चर्चा। बढ़ती आबादी को अन्न मुहैया कराने पर मंथन होगा। बैठक में स्थायी खेती को लेकर चर्चा करेंगे वैज्ञानिक। तो 17 से 19 अप्रैल तक चलेगी G20 शिखर सम्मेलन की बैठक, जहां काशी में होंगी G20 की 5 बैठकें और इसी के साथ बैठक में स्थायी खेती को लेकर चर्चा करेंगे वैज्ञानिक। सम्मेलन की बैठक में कृषि वैज्ञानिक का चर्चा करेंगे गहनता से। बढ़ती आबादी को अन्न मुहैया कराने पर मंथन होगा। तो बैठक में चर्चा होगी स्थायी खेती को लेकर, वैज्ञानिक आपस में चर्चा करेंगे। तो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ गए वाराणसी से। संतोष, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, किस तरीके से चर्चा की जाएगी, मेहमानों के स्वागत की क्या तैयारी? देखिए, यदि G20 की बात की जाए तो अलग अलग देश से करीब 20 देश के लोग यहाँ पहुंचेंगे। 17 से 19 तारीख जिसकी यहाँ शुरुआत होगी, 17 से 19 तारीख तक ये सेमिनार चल रहा है। सेमिनार का ये पहला चरण है और इस पहले चरण में आज क्लार्क होटल में मीटिंग्स होंगे। जो सबसे खास होगी इस मीटिंग की वो ये होगा कि पोषण और खाद्य सुरक्षा के अलावा जलवायु के अनुकूल खेती को कैसे बढ़ाया जाए, इस बात पे चर्चा होगी और इस बात पे जो तमाम वैज्ञानिक अलग अलग देश के होंगे ये मंथन करेंगे। समझा जा सकता है कि ये अपने आप में काशी के लिए एक बड़ी बात होगी।
इसके पूर्व आगरा में हुआ है, आगरा के बाद बनारस में हो रहा है। जो आपने तैयारी की बात की, समझा जा सकता है शहर को सजाया गया है। शहर को सजाने के साथ ही साथ तमाम उन बातों पे ध्यान दिया गया है जिसे यहाँ पे जो आने वाले मेहमान हैं उनके अंदर काशी की एक अच्छी छवि, या ये कहा जाए कि काशी की शानदार छवि जाए। सबसे जो एक और खास बात होगी वो ये कि एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक, कार्यक्रम स्थल तक न केवल नए लुक को दिया गया है बल्कि आकर्षक रूप से काशी को सजाया गया है। खूबसूरत लाइटिंग, अच्छी सड़कें, बाकी जो साइड रोड हैं वो, उन सारी बातों पे ध्यान दिया गया है जिससे जो मेहमान है वो एक अच्छी छवि लेके जाए। जी बिल्कुल। तो देखिए, इस भव्य तैयारी के बीच किस तरीके से उपयोगी साबित होता है ये पूरा सम्मेलन, ये महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। मथुरा से बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के मामले में कोर्ट में आज दाखिल हो सकती है अमीन सर्वे रिपोर्ट, जहां सिविल सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिए हैं आदेश। हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने दायर की थी याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने का जिक्र है। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का जिक्र है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, शाही ईदगाह मामले में जहां कोर्ट में आज दाखिल हो सकती है अमीन सर्वे रिपोर्ट। सिविल सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आदेश दिया है। हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने ये याचिका दायर की थी, जहां याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने का जिक्र है। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का भी जिक्र है। लखनऊ से अब खबर, बीजेपी ने मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी की है। लखनऊ से सुषमा खरकवाल को बनाया गया प्रत्याशी। मथुरा वृंदावन से विनोद अग्रवाल मेयर प्रत्याशी हैं। गोरखपुर से मंगलेश श्रीवास्तव मेयर प्रत्याशी। प्रयागराज से उमेश चंद्र गणेश मेयर प्रत्याशी। वाराणसी से अशोक तिवारी मेयर प्रत्याशी। मुरादाबाद से विनोद अग्रवाल मेयर प्रत्याशी बने हैं। फिरोजाबाद से कामिनी राठौर मेयर प्रत्याशी बनी है। आगरा से हेमलता दिवाकर बीजेपी मेयर प्रत्याशी। सहारनपुर से अजय कुमार बीजेपी मेयर प्रत्याशी। झांसी से बिहारी लाल आर्य मेयर प्रत्याशी बने हैं। तो प्रत्याशियों की जो सूची है वो सामने आ गई है। किस तरीके से बीजेपी ने बड़ा भरोसा जताया है इन प्रत्याशियों पर, उनके नाम लगातार आपको बता रहे हैं। मुरादाबाद से विनोद अग्रवाल मेयर प्रत्याशी बने हैं। तो सहारनपुर से अजय कुमार मेयर प्रत्याशी बने हैं। झांसी से बिहारी लाल आर्य मेयर प्रत्याशी बने हैं। आगरा से हेमलता दिवाकर बीजेपी मेयर प्रत्याशी बनाई गई हैं। साथ ही साथ सहारनपुर से अजय कुमार मेयर प्रत्याशी बनाए गए हैं। झांसी से बिहारी लाल आर्य मेयर प्रत्याशी बने हैं। तो तमाम समीकरणों को साधते हुए बीजेपी का ये बड़ा प्रयास, मेयर के लिए प्रत्याशियों की जो सूची है वो सामने आई है। लखनऊ से अब खबर, बीजेपी के मेयर प्रत्याशी दाखिल करेंगे नामांकन। आज नामांकन दाखिल करेंगी सुषमा खरकवाल। पार्टी पदाधिकारी, मंत्रियों समेत वरिष्ठ नेता सम्मिलित होंगे। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नामांकन में मौजूद रहेंगे। नामांकन के लिए मंत्रियों को सौंपी गई है जिम्मेदारी। लखनऊ से सुषमा खरकवाल को बनाया गया है प्रत्याशी। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में नामांकन किया जाएगा, क्योंकि आज 17 अप्रैल और ऐसे में नामांकन की तारीख को ध्यान में रखते हुए आज नामांकन की प्रक्रिया होगी। और इसके लिए जो मेयर प्रत्याशी हैं वो आज नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ से सुषमा खरकवाल को प्रत्याशी बनाया गया है और आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज नामांकन होगा और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर बात करें तो जो मेयर की सीटें हैं उनके जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर काफी जद्दोजहद हो रही थी और आज नामांकन का अंतिम दिन है। कल लमसम 9 बजे के आसपास जो है जो प्रत्याशी की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें तमाम लोग काफी तब तक इंतजार कर रहे थे, उनसे खत्म हुआ। अगर बात करें तो गोरखपुर से
मंगलेश श्रीवास्तव को जो है प्रत्याशी बनाया गया है। प्रयागराज से दिनेश चंद्र गणेश केसरवानी को प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि इससे पहले प्रयागराज में अगर बात करें तो जो मंत्री हैं गोपाल नंदन की पत्नी मेयर थी, लेकिन इस बार उनका टिकट हटा गया। वही वाराणसी में अशोक तिवारी को बनाया गया है प्रत्याशी, फैजाबाद में उदय अग्रवाल को, फिरोजाबाद में कामनी राठौर को, आगरा में हेमलता दिवाकर को, लखनऊ में सुषमा खरकवाल को बनाया गया प्रत्याशी। वहीं सहारनपुर की बात करें तो अजय कुमार को, मधुरानी बदनामन में विनोद अग्रवाल को और झांसी बिहारी में जो बात करें तो बिहारीलाल आर्य को मिल गया। लखनऊ में आज जो अगर बात करें तो आज सुषमा खरकवाल है, उनका नामांकन होना है। इस दौरान तमाम जो मंत्री हैं सरकार के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इस तौर पर क्योंकि अगर बात करें लखनऊ नगर निगम के तो काफी लंबे अर्से से लखनऊ नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा और ये कब्जा उस समय रहा जब सूबे में सपा सरकार थी, बसपा सरकार थी, लेकिन ये कब्जा हटा नहीं पाई दोनों सरकारें। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो ऐसे कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के पर दबाव ज्यादा है कि बड़ी जीत अंतर का जीत दर्ज की जाए और उसको लेकर के आज से कहीं न कहीं जो समर होगा चुनावी समर, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उतरेंगे। नामांकन के बाद से चुनाव प्रचार शुरू होगा। बिल्कुल, तो देखिए आज नामांकन किया जाएगा, इस पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। दहशत के एक युग का अंत हो गया है, लेकिन अतीक इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा, शायद इसकी कल्पना खुद अतीक ने भी कभी नहीं की होगी। ताउम्र गोलियों के सहारे जराराम और सियासत की बुलंदी चढ़ने वाले अतीक के हिस्से में आखिरी वक्त में गोलियां ही नसीब हुई। ये और बात है कि इस हत्याकांड की गुत्थी यूं उलझ गई है कि किसी को समझ नहीं आ रही है आखिर ये हुआ कैसे। देखिए खास रिपोर्ट। ताउम्र गोलियों से खेलता रहा, आखिरी वक्त में भी हिस्से आई गोलियां। अपराधी का हुआ अंत, लेकिन बाकी रह गए कई सवाल। कैमरे के सामने लाइव मर्डर की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। जिस अतीक के आगे पीछे सुरक्षा का तगड़ा घेरा रहता था, उसे इतनी आसानी से मार दिया जाएगा, ये किसने सोचा था। 3 हत्यारों ने पत्रकार के वेश में अतीक का काम तमाम कर दिया। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सब कुछ उतना ही आसान है जितना दिख रहा है, या फिर इसके पीछे की असली कहानी सामने आनी बाकी है। जरा क्रोनोलॉजी पर गौर कीजिए। झांसी में असद के एनकाउंटर के बाद पुलिस के सामने अतीक ने घुटने टेक दिए। अतीक ने एक के बाद एक राज खोलने शुरू कर दिए। खासकर आतंकी संगठनों से उसके कनेक्शन को लेकर एटीएस लगातार पूछताछ करने में जुटी थी। अतीक ने कई सारी अहम जानकारी भी एटीएस को दी। यानी जब तक अतीक की छवि विशुद्ध अपराधी वाली थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जांच का एंगल जैसे ही सरहद पार को छूने लगा, अचानक उसकी शामत आ गई। जाहिर है ये बात गले उतरने लायक नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि अतीक की हत्या उसी वक्त क्यों की गई जब उसने राज उगलने शुरू कर दिए थे। अतीक के आतंकी कनेक्शन के राज न खुले, ये कौन चाहता था। अतीक की मौत से किसे फायदा हो सकता है। क्या कोई था जिसे बेनकाब होने का डर सता रहा था। दुनिया जानती है अतीक के जरायम और सियासत के रसूख के बारे में। एक दौर में सरकारें बनाने और गिराने का मादा रखने वाले अतीक के दोस्तों के साथ दुश्मनों की संख्या भी कम नहीं थी। वो अतीक जिसके घर पर बड़े बड़े अधिकारी और नेता दरबार लगाते थे। क्या ऐसे लोगों की शह भी इस हत्याकांड के पीछे है? ये सवाल तो बनता ही है, क्योंकि हत्यारों की दलील है कि वो भी अतीक जैसा माफिया बनना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया। ये बेहद ही बचकानी बात है, तो सवाल कुछ और भी है। क्या जानबूझकर प्रयागराज में अतीक की सुरक्षा कम की गई? क्या हत्याकांड की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? क्या इसमें कुछ प्रशासनिक लोगों की भी संदिग्ध भूमिका है? जाहिर है इन सवालों का जवाब मिले बिना अतीक हत्याकांड की गुत्थी उलझी ही रहेगी, क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं है कि अतीक की मौत ने ऐसे कई सारे राज हमेशा के लिए दफन कर दिए हैं जिनसे कई सफेद पोशों के चेहरे बेनकाब हो जाते।
ऐसे में जांच अब इस विषय पर जोर रही है कि आखिर अतीक की मौत से फायदा किन किन को मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की 22 राउंड फायरिंग पर हत्या कर दी गई। यह हत्याकांड तब हुआ जब पुलिस भारी सिक्योरिटी में उन्हें मेडिकल के लिए ले जा रही थी। बीच में अतीक और अशरफ मीडिया से बातचीत के लिए रुके थे जब उनके सिर में गोली मार दी गई। वक्त 10 बजे का था। प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में चैनलों और अखबारों के पत्रकार जुट रहे थे। वजह थी कि पुलिस अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को अस्पताल में मेडिकल के लिए लाई थी। सभी मीडिया कर्मी अतीक और अशरफ के आने का इंतजार कर रहे थे। ये पहला मौका था जब अतीक अपने बेटे असद के एनकाउंटर के बाद पहली बार कुछ बोलने वाला था और मीडिया उससे सवाल करती। पुलिस जब अस्पताल से गेट के अंदर गई तो सब कुछ कैजुअली चल रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि जो मीडिया कर्मी अतीक को गुजरात के साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज तक कवर कर रहे थे, जो मीडिया कर्मी अतीक को लेकर सुर्खियां बना रहे थे, उन्हीं मीडिया कर्मियों के बीच अतीक और अशरफ के हत्यारे मौजूद थे। पुलिस की गाड़ी से उतरकर अतीक और अशरफ पुलिस दल बल के साथ आराम से आ रहा था और इस दौरान अतीक और अशरफ मीडिया से मुखातिब होते हैं। इस दौरान आपको बता दें कि उससे सवाल होता है जिसका जवाब देना वह शुरू करता है और अभी उसने कुछ शब्द ही बोले थे कि इतनी तेज बिल्कुल पटाखे जैसी आवाज आती है। अचानक कुछ समझ नहीं आता, अगल बगल में कोई जान ही नहीं पाया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ और धुन जैसी छा गई। 5-6 सेकंड में समझ में आ गया कि फायरिंग हो गई है और फिर कुछ कदम पीछे हटे तो देखा कि ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। इसके बाद धुन सी दिखाई दी, एकदम से फायर की आवाज आई और सब तितिर बितिर हो गए। पुलिस खुद समझ नहीं पाई कि आखिर क्या हुआ, लेकिन बाद में जो नजर आया वो काफी खौफनाक था। गोलियों से लथपथ अतीक और अशरफ नीचे पड़े थे और 3 लोग उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे। वीडियो को बार बार देखा जाए और समझा जाए तो वारदात महज 35 से 40 सेकंड की है। 35 से 40 सेकंड का एक घटनाक्रम बहुत तेजी से हुआ। मौके पर खड़े पत्रकारों की आंखों ने सब देख तो लिया, लेकिन दिमाग कुछ समझ नहीं पाया। गले में आईडी, कंधे में डमी कैमरा और एनसीआर न्यूज का माइक आईडी लेकर कुछ पत्रकार नहीं पहुंचे थे, बल्कि वो हत्यारे थे। हुआ कुछ यूं था कि पत्रकारों की ओर से अतीक के बेटे के जनाजे में न जाने को लेकर सवाल पूछा गया था। वह और अशरफ इसका जवाब देते हुए कुछ शब्द ही बोल पाए थे कि तभी अतीक के सिर पर फायर हुआ। पहला फायर होते ही सब किनारे हो गए। अतीक और अशरफ सामने थे, एक हमलावर दाईं ओर तो वहीं दूसरा हमलावर बाईं ओर और साथ ही तीसरा हमलावर पीछे थे। अतीक और अशरफ दोनों ही तीनों ओर से गिर चुके थे और दनादन फायरिंग हो रही थी। बेतहाशा फायरिंग के बाद हमलावरों ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने पुलिस को देखा तो सरेंडर कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने पिस्टल छोड़ दी। थाना इंचार्ज ने उन्हें काबू करके जीप में डाल दिया। तीसरा हमलावर जमीन पर गिरा दिखा, जिसे पुलिस ने लेटे लेटे ही कब्जे में लिया। इससे पहले पुलिस किसी भी सीन या फ्रेम में नहीं थी। अगले ही पल अतीक और उसका भाई जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। पुलिस नदारद थी, आसपास भी नहीं थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये साजिश थी? मौके पर अतीक की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे? कई संवेदनशील घटनाओं के मुख्य आरोपी और कुख्यात अतीक के पास सुरक्षा इतनी लाचार कैसे हो गई कि अपराधी पुलिस की मौजूदगी में इस वारदात को अंजाम दे गए? अतीक अशरफ तो गए, लेकिन क्या ब्यूरोक्रेट्स, राजनीतिक पार्टियां या माफिया के गैंग्स को किसी बड़े भेद खुलने का डर था? अतीक के पास किन किन सफेद पोशों का काला चिट्ठा था, ये राज भी उसी के साथ चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। यह घटना जिस वक्त हुई उस समय अतीक मीडिया से बात कर रहा था। पत्रकारों के गेटअप में आए हमलावरों ने मीडिया के कैमरों के सामने ही अतीक और अशरफ को निशाना बनाया। मीडिया के सवालों पर अतीक कुछ कहने ही जा रहा था, लेकिन वो अपनी बात कह पाता इससे पहले उसे और उसके भाई अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अतीक क्या खुलासा करने वाला था? अतीक किसका नाम लेने वाला था? अतीक किसका काला चिट्ठा खोलने वाला था? किन सफेद पोशों की खादी में दाग लगने वाले थे?
किन खाकीदारियों की पोशाक मैली होने वाली थी। अतीक के तार आखिर किससे जुड़े थे? पंजाब से पाकिस्तान तक अतीक क्या राज उगलने वाला था? ये तमाम राज अतीक के साथ और अशरफ के साथ चले गए। घटना से ठीक पहले का वीडियो देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अतीक कुछ बड़ा उगलने वाला था। दरअसल अतीक और अशरफ को रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया था। यहाँ दोनों को पत्रकारों से सवाल के जवाब देने थे। पत्रकारों की ओर से सवाल दागे जाते इससे पहले अतीक की कनपट्टी पर गोली दाग दी गई। पत्रकारों ने अतीक से पूछा कि आपको जनाजे में क्यों नहीं ले गए, तो इस पर अतीक ने कुछ बोला, नहीं ले गए तो नहीं ले गए। फिर अशरफ ने कहा कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और इसी के साथ ही तभी एक हमलावर ने अतीक के सिर पर पिस्टल रखकर गोली दाग। इतना ही नहीं, उसके अन्य दो साथियों ने दोनों को निशाना बनाकर कई राउंड और फायरिंग की। अशरफ को समझ पाता इससे पहले ही वह हमलावरों की कई राउंड फायरिंग का निशाना बन चुका था। अंधाधुंध फायरिंग से पुलिसकर्मियों में भगदड़ मच गई। अतीक और अशरफ दोनों की मौके पर मौत हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अतीक और अशरफ असद के एनकाउंटर के बाद पहली बार कुछ बोलने वाले थे और मीडिया उससे सवाल करती, लेकिन किसी को क्या पता था जो मीडिया कर्मी अतीक को गुजरात के साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज तक कवर कर रहे थे, जो मीडिया कर्मी अतीक को लेकर सुर्खियां बना रहे थे, उन्हीं मीडिया कर्मियों के बीच अतीक और अशरफ के हत्यारे मौजूद थे। वारदात को अंजाम देकर हत्यारों ने पुलिस के सामने हाथ उठाकर सरेंडर भी कर दिया। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ लिया, जिनकी पहचान लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य के रूप में हुई है। घटनास्थल से पुलिस ने पिस्टल बरामद की है। उधर पुलिस कस्टडी में हुई दोनों की हत्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारी पुलिस की तैनाती के बीच हुए इस हत्याकांड ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ये यूं कहें कि इस गोलीकांड ने प्रयागराज को दहला दिया है। प्रयागराज से लेकर राजधानी तक सियासी अमला और पुलिस के आला कमान दफ्तरों की दौड़ लगना शुरू हो गई है। घटना मीडिया के कैमरों में लाइव कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों को पकड़ा गया है। हमले में एक पुलिसकर्मी भी घायल है, लेकिन इस गोलीकांड ने तमाम सवालों के जवाब को खामोश कर दिया है। कई सवाल थे जिनके जवाब का इंतजार यूपी पुलिस के साथ साथ कई न्यायालय कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।